हमने कल सबसे पहले देखा था एक क्वेश्चन कैश हिट लेटेंसी पे, फिर मिसेस पर किलो इंस्ट्रक्शन पे, फिर हमने स्टार्ट किया था कैश कोहेरेंस और मेमोरी कंसिस्टेंसी पे। कैश कोहेरेंस क्या होता था कि बहुत सारी प्रोसेसर यूनिट्स हैं और वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे रीड राइट ऑपरेशंस कर रही है, तो वो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए उस ब्लॉक से वो हमें मिले। इस चीज़ के लिए जो हम एल्गोरिदम्स लगाते हैं, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम कैश कोहेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेमोरी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसर यूनिट्स होती है, हम चाहते हैं कि आउटपुट वही आए जो हम चाहते हैं, और बीच में चाहे आप कुछ भी करो। तो जब हम ये कोशिश करते हैं ऐसे करने की, आउटपुट हमारा वही आए, बीच में चाहे कुछ भी हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरी कंसिस्टेंट रहे हमारी। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होता है? ग्लोबल ऑर्डरिंग ऑफ एक्सेस टू ऑल मेमोरी लोकेशंस। कोहेरेंस होता है लोकल ऑर्डरिंग ऑफ एक्सेस टू अ सिंगल मेमोरी लोकेशन और सिंगल मेमोरी ब्लॉक। फिर हमने क्या देखा था उसके बाद? आ जाओ। फिर हमने देखा था, जस्ट सपोज करो कि एक सिचुएशन है जहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू ने एक्स को बुलाया रैम से, तो रैम के अंदर एक्स की वैल्यू 0 पड़ी थी, कैश के अंदर एक्स की वैल्यू 0 पड़ी थी। राइट बैक और राइट फ्री को होते हैं जब हमने सीपीयू से कुछ चेंज करवाई, एक्स की वैल्यू 1 करवा दी। अब वो कैश में तो ऑब्वियसली पड़ी होगी, बट हमने रैम में अपडेट नहीं किया, तो उस चीज को बोलते हैं राइट बैक करना। राइट थ्री क्या होता है? जब हमने कैश में तो मेमोरी चेंज करवाई दी, वैल्यू चेंज करा दी एक्स की, हमने रैम में भी अपडेट भेज दिया। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि राइट बैक तब हमारे यूजफुल होता है जब हमें बार बार उसी मेमोरी लोकेशन पे बहुत सारा काम करना है, एक्स की वैल्यू 1 करनी है, फिर 2 करनी है, 3 करनी है, फिर 4 करनी है। तो जब मुझे बढ़ानी है एक्स की वैल्यू, मुझे सेम ऑपरेशंस करने हैं किसी एक चीज पे, मैं बार बार रैम को अगर अपडेट भेजूंगा तो मेरे रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, वो मैं नहीं चाहता। हाँ, अगर मेरे को ऐसा है कि सपोज करो कि मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और दूसरे किसी कैश को लेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो वो रैम से उठाएगा, तो उस केस में मेरे को रैम में भेजनी पड़ेगी लेटेस्ट वैल्यू, ताकि दूसरा कोई जो प्रोसेसर है, दूसरा जो कैश है, वो लेटेस्ट वैल्यू उठा ले। फिर हमने देखा था कि दो तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं जब हम मल्टी प्रोसेसर्स की बात करते हैं। तो डेटा कोहेरेंस के साथ रहे, कंसिस्टेंसी के साथ रहे, उसके लिए हम दो तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। एक होता है स्नूपिंग प्रोटोकॉल, एक होता है डायरेक्टरी प्रोटोकॉल। स्नूपिंग हमने कल देखा था, डायरेक्टरी हम आज पढ़ेंगे। स्नूपिंग में बेसिकली क्या होता है? ये तुम्हारे मल्टीपल छोटे छोटे प्रोसेसर्स लगे हैं, हर प्रोसेसर के साथ उसकी खुद की एक छोटी कैश मेमोरी लगी है, L1 कैश। जो L1 कैश है वो एक शेयर्ड बस के साथ कनेक्टेड है, वो शेयर्ड बस L2 कैश के साथ या फिर मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि अब जो डेटा तुम्हारा है वो L2 कैश में पड़ा है, जैसे सपोज करो P1 को वो डेटा चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो P1 ले आया x को अपने कैश मेमोरी में। P1 ने कुछ राइट परफॉर्म करना होगा, कुछ भी। P3 कह रहा है कि मुझे भी चाहिए, तो P3 भी ले आया। अब सपोज करो कि जो P1 है, P1 को x की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है। जो I1 इंस्ट्रक्शन था, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था वो कह रहा था कि P1 x की वैल्यू ले आया। जो सेकंड इंस्ट्रक्शन था वो कह रहा था कि P3 x की वैल्यू ले आया। थर्ड इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि x की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो P1 ने 1 कर दी। अब फोर्थ इंस्ट्रक्शन में जब हम x की वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो हमें 1 रीड करनी चाहिए ना, लेकिन अगर वो P3 प्रोसेसर फोर्थ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो P3 के पास तो अभी भी x की वैल्यू 0 ही पड़ी है, तो इसमें हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या होता है, स्नूपिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जैसे ही P1 ने x की वैल्यू 0 से 1 करी, वैसे ही हमने जो बस है, बस के अंदर मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया कि यार x की वैल्यू ना हमने चेंज कर दी है, तो या तो तुम सब अपनी जो x की वैल्यू उसको इनवैलिडेट कर दो, या फिर x की नई वैल्यू ले लो। ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है राइट अपडेट का, एक होता है राइट इनवैलिडेट का। राइट अपडेट में क्या होता है कि तुमने x की वैल्यू सभी प्रोसेसर्स को बता दी कि मैंने x की वैल्यू 1 कर दिया, तुम भी 1 कर लो। राइट इनवैलिडेट में क्या होता है, आप बता दो कि यार अभी ना मेरे को x पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो तुम एक बार अपने x की वैल्यू को इनवैलिडेट कर दो, बाद में जब तुम्हें चाहिए होगी तब मैं दे दूंगा। फिर हमने दो और एल्गोरिथम्स देखे थे, काइंड ऑफ, यानी कि स्टेट्स देखी थी, मैसी और मोइसी। मैसी का मतलब क्या होता है? एम का मतलब मॉडिफाइड, ई का मतलब एक्सक्लूसिव, एस का मतलब शेयर्ड, आई का मतलब इनवैलिड। जो भी हमारा ब्लॉक का एड्रेस होता है ना, हम क्या करते हैं, हर ब्लॉक के एड्रेस के साथ ना एक एक्स्ट्रा बिट लेके चलते हैं। तुम्हें पता है जो ब्लॉक का एड्रेस होता है वो एक बिट्स में होता है, 16 बिट्स का होगा, 32 बिट्स का होगा। उसके साथ में हमने एक एक्स्ट्रा बिट ले लिया। अगर सपोज लो कि L2 कैश में ए पड़ा था, P1 ने कहा कि मुझे ए चाहिए, और P2 P3 के पास ए नहीं है अभी, तो इस वक्त क्या है, ए किस किस के पास है? सिर्फ और सिर्फ P1 के पास है, P1 की कैश मेमोरी में है ना।
तो जब वो सिर्फ और सिर्फ P1 की कैश मेमोरी में, तो जो वो एक्स्ट्रा बिट है वो एक्सक्लूसिव सेट होगा। एक्सक्लूसिव एक नाम है, यानी कि सिर्फ आप ही के पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी है और किसी भी प्रोसेसर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। तो एक्सक्लूसिव को शायद हमने हो सकता है 0 से रिप्रेजेंट किया हो सकता है 0 1 से रिप्रेजेंट किया हो। एक मिनट में हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, एक्सक्लूसिव पे P1 के पास डेटा आया था, सिर्फ और सिर्फ P1 के पास पड़ा है, इसलिए जो एक्स्ट्रा बिट था वो हमने एक्सक्लूसिव सेट कर दिया। एक्सक्लूसिव को हो सकता है हमने कोड दे रखा हो कि आप 00, हो सकता है हमने दे रखा हो 01। जैसे सपोज करो कि हम मॉडिफाइड को 00 बोलते हैं, एक्सक्लूसिव को 01 बोलते हैं, शेयर्ड को 10 और इनवैलिड को 11। तो 2 बिट्स एक्स्ट्रा लिए थे हमने, 2 बिट्स में हमने 01 को स्टोर करवा दिया। अब जैसे ही हमने स्टोर करवाया 01 को, तो हमें ये पता चल रहा है ब्लॉक देखते ही कि यार ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ P1 के पास पड़ी है और किसी के पास नहीं। अब क्या हुआ कि P3 है ना, P3 को भी A चाहिए था। अब P3 ने जब A मंगवाया, तो अब जो P1 के पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो अब नहीं रहे, क्योंकि अब P1 के पास भी A है, P3 के पास भी A है। तो जो P1 ने थे, P1 के पास जो बिट्स एक्स्ट्रा 0 1 पड़े थे, अब उसने चेंज कर लिया, उसने P एक्सक्लूसिव से शेयर्ड कर लिया। शेयर्ड का मतलब 1 0 था, एक्सक्लूसिव का मतलब 0 1 था। तो P1 में जो 0 1 बिट्स थे वो 1 0 हो जाएंगे, और जो P3 के पास ब्लॉक आया है उसके साथ भी जो 2 बिट्स का स्पेस है वहां पे भी 1 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद P3 का मन किया कि मेरे को ना वैल्यू चेंज करनी है A की। तो जैसे ही P3 ने वैल्यू चेंज करने का सोचा, तो वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा शेयर्ड बस के अंदर। मैसेज क्या जाएगा कि यार तुम्हारे पास जो जो A पड़े है ना, जिस जिसके पास, सबको इनवैलिडेट कर दो, क्योंकि मैं नई वैल्यू लिख रहा हूँ A की। तो P1 के पास A पड़ा था, तो P1 के पास जो A पड़ा था उसने क्या किया, शेयर्ड शेयर्ड था यानी कि 1 0 दिखा रहा था, अब उसने इनवैलिडेट कर दिया, अब 1 1 हो जाएगा। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे 1 1 लिखे, तो हम कभी भी उस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। अगर किसी ब्लॉक के पीछे 1 1 लिखा हुआ है जो कि P1 के कैश में पड़ा है अभी, तो हम उसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा उसके बाद नई वैल्यू उठा के लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी ऐसा वक्त था जब A की वैल्यू चेंज हुई थी। जब A की वैल्यू चेंज हुई थी तभी हमने उन बिट्स को 1 1 किया था। 1 1 का मतलब वो चीज हमारे काम की नहीं है। अब P3 ने जब मॉडिफाई कर दिया वैल्यू को, तो इस वक्त क्या है कि जो ब्लॉक है वो पड़ा तो P1 के पास भी है, पड़ा P3 के पास भी है, लेकिन P1 के पास स्टेल वैल्यू पड़ी है। स्टेल यानी कि पुरानी वैल्यू जो काम की नहीं है, लेकिन P3 के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है, तो उसको हम मॉडिफाइड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमने 0 0 मान के चला तो हम 0 0 बना देंगे उसके पास। सेम कॉन्सेप्ट मोइसी प्रोटोकॉल को होता है। मोइसी में बस एक चीज ऐड हो जाती है, ओ का मतलब ओन्ड। जब कोई बिट, जैसे P1 का केस लेके चलते हैं, P1 ने A को मंगवाया, तो P1 के ही पास था वो बिट, तो यानी कि एक्सक्लूसिव होना चाहिए। P1 का मन किया कि मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, A की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, तो P1 के ही पास था वो ब्लॉक, P1 ने ही उसको मॉडिफाई कर दिया। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि वो ओन्ड स्टेट में आ गया। मॉडिफाइड और एक्सक्लूसिव दोनों से हट चुका है, वो ओन्ड स्टेट में, यानी कि वो ओनर है इस चीज का, उसने मॉडिफाई भी किया इसको और उसके पास ही है सिर्फ। तो ये था हमारा कल का डिस्कशन, हम आज का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम लोगों को असाइनमेंट भेज दूं क्या वीक 6 की? कर लोगे आज में? वीक 6 का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो हमने कोई क्वेश्चन किया था वो समझ नहीं आया, या फिर कोई असाइनमेंट में दे रखा है जो समझ नहीं आया? असाइनमेंट वाला हम असाइनमेंट सोल्व करेंगे। हमारा ये प्लान है कि कल हमारी वैसे 2 क्लासेस हो रही है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि लास्ट में हम प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल लें। तो थोड़ा सा तुम्हें प्लान बता देता हूँ। आज हमारी क्लास हो रही है, आज हम 8th वीक खत्म कर लेंगे। आज मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। कल हम 2 क्लासेस रखेंगे, एक सुबह 10 से 11 और एक शाम को 6 से 7। ठीक है, परसों तक हमारी कोशिश रहेगी कि परसों शाम तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
पूरा, यानी कि वीक 1 से 9 कंप्लीट हो जाए। हो सकता है मैं तुम्हें एक, जो मान लो कल 2 क्लासेस लग रही हैं, तो कल तो तुम लोग अटेंड कर सकते हो दोनों की दोनों लाइव क्लासेस। परसों हो सकता है तुम में से कुछ लोग कॉलेज जाओ, मैं तो शायद नहीं जाऊंगा परसों कॉलेज। तो एक तो लाइव क्लास हो जाएगी हमारी शाम को, एक हो सकता है कि मैं खुद से रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूँ क्लास, जिसमें थोड़ा इजी टॉपिक्स करा दूंगा, तो वो तुम देख लेना, ताकि परसों तक अगर हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। हमारे पास 2 दिन बचेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। डीएल तो रोज ही लग जाती है भाई, किसी भी दिन लगा लो, 27 को स्पेशल थोड़ी है कुछ। मैंने पिछले हफ्ते 3 डीएल लगाई है शायद। मंडे को भी डीएल पे था मैं पिछले हफ्ते, ट्यूसडे को भी था, वेंसडे को भी था। हाँ, नैपटेल की वजह से मिल जाएगी। वो एक बार एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना कौन सा पोस्टर लगाना होगा। सेंटर कहाँ आया मेरा? यार अगर मेरे आसपास बैठे मिल जाए तो पहचान लेना बस। सेंटर मैं पेपर के बाद ही रिवील करूंगा। यार ऐसे कुछ नहीं बता सकते थ्योरी कितने परसेंटेज होगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर। मेरे 99 तो आ जाएगा ना। तो पता है अगर 99 आ गए, तो 99 आने का मतलब कि एटलीस्ट सेकंड पोजीशन तो मेरी बन रही। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे शायद अगर कोई 100 वाला हो, तो अगर 99 आ गए तो उसका मतलब इंटर्नशिप आईआईटी गुवाहाटी में काश आ जाए। इंटर्नशिप लग 100 से कम तो नहीं पॉसिबल, वाह। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। एक मिनट रुको बस, थोड़ा सा, एक मिनट। तुम्हें व्हाइट बोर्ड विजिबल है? नहीं। अब विजिबल है? ठीक है। चलो 23। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने स्नूपिंग का प्रोटोकॉल पढ़ा है। हमने देखा कि 2 तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनसे हम मेमोरी कंसिस्टेंसी और कैश कोहेरेंस को बनाए रखते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक था स्नूपिंग, दूसरा डायरेक्टरी बेस्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब स्नूपिंग काम कर रहा है, तो हमें डायरेक्टरी बेस्ड की क्या जरूरत पड़ रही है? देखो मैंने अभी तक जो भी एग्जांपल लिया उनमें मैंने 3-3 प्रोसेसेस लिए थे। ठीक है, तो 3-3 प्रोसेस के साथ हमने छोटे छोटे कैश भी लगाए थे, और उन सभी कैशेस को एक कॉमन शेयर्ड बस के साथ कनेक्ट किया था।
अगर ये कैश कुछ कहता है कि मुझे कुछ राइट करना है, तो ये कैश इसको भी मैसेज देता है, ये वाला कैश कंट्रोलर इसको भी मैसेज देता है, पूरी बस में मैसेज जाता है। अगर सपोज करो ये बहुत सारे हो जाए, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसर हो जाए, मान लो 100 प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर, ये जो कैश कंट्रोलर है, ये सबको मैसेजेस देगा स्नूपिंग स्नूपिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज फिजिबल है? क्या इसमें हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं लग रही? सपोज करो कि इसने ए को अपडेट किया था, और ये जो 100 प्रोसेसर थे इनमें से 60 ऐसे थे जिनके पास ए था ही नहीं, पर मैसेज तो सभी के पास जा रहा है। तुम्हारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे इससे? क्या लगता है तुम्हें, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं हमारे? बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मान लो 3 प्रोसेसर थे, 4 प्रोसेसर थे, समझ में आता है कि ठीक है आप सभी को दे रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो मैसेजेस। पर जब हम बहुत ज्यादा, मान लो अगर 100 भी नहीं 15-20 की भी बात करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारे लिए फिजिबल नहीं है। एक तो जब आप मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लग रही है, पावर लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, और इलेक्ट्रिसिटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बहुत है। बट प्रॉब्लम ये, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो हीट जनरेट होती है। हम नहीं चाहते कि प्रोसेसर में हमारी हीट बढ़े, क्योंकि जब हीट बढ़ती है तो प्रोसेसर में बेफालतू चीजों के वियर एंड टीयर्स होते हैं, प्रोसेसर्स की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होने लगती है। हम वो नहीं चाहते। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दें? हम सभी को मैसेजेस ना दें, एक स्पेशली उन्हीं लोगों को मैसेजेस दें जिनको इनकी जरूरत है, जिनके पास ए पड़ा है। अगर ये थर्ड वाला प्रोसेसर था P3, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी को मैसेज दें कि यार ए को ना इनवैलिडेट कर दो। तो तब हमारे पास आया डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल। डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? ये तुम्हारा P1 पड़ा है, ये P2 पड़ा है, ये P3 पड़ा है। मैं भी सिर्फ 6 प्रोसेसर्स बना रहा हूँ, ज्यादा के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, ठीक है। अभी तक क्या था कि ये सब ऐसे कनेक्टेड थे एक कॉमन बस से, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं। P1, P2, P3, P4, P5, P6। अच्छा, डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी को ना थोड़ा सा समझते हैं। तुमने कभी घर पे वो फोन बुक देखी है? जब तुम छोटे थे तो घर पे ना हमारे एक फोन बुक पड़ी होती थी, जैसे एक छोटी सी नोटबुक होती थी। उसमें बिल्कुल राइट साइड में अगर हम देखें तो ए लिखा होता था, B C D ऐसे बहुत छोटे छोटे वो लगे होते थे कटआउट्स। तो हम क्या करते थे उसमें कि अगर मान लो कि सी से चिराग है, ठीक है, तो मैं सी वाला पेज खोलूंगा, वहां पे चिराग नाम लिखूंगा, उसका नंबर लिखूंगा। एम से मयंक है तो एम वाला पेज खोलूंगा, मयंक लिखूंगा, और मयंक के आगे मयंक का नंबर लिखूंगा। तो वो होती थी फोन बुक। देखिए किसने वो? प्रतीक ने देखी है, बाकी लोगों ने, चिराग ने, अमन ने नहीं देखी। चलो जिन्होंने देखी एक बार रुक जाओ, मैं देखता हूँ मिलती है कि नहीं। सभी को मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है?
ये देखो ऐसे होती थी, ये साइड में ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखे होते थे। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब ए बी, मान लो ए का कुछ नेम लिखा है, ठीक है, ए से कोई नेम है, उसका फोन नंबर सेव करना, तो मैं ए वाले को खोलूंगा, उसमें सेव कर दूंगा नंबर। डायरेक्टरी बेस में भी वही होता है। उसको हम जैसे बोलते हैं कि एड्रेस बुक भी बोलते थे, जो मैंने अभी तुम्हें पिक दिखाई, उसको फोन डायरेक्टरी भी बोलते थे। तो यहाँ पे भी कुछ सिस्टम होता है, उसमें डायरेक्टरी होती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं ना तुम्हारे कैश के, हर ब्लॉक पड़ा होता है यहाँ पे और उन ब्लॉक्स के साथ में लिखा होता है, एक अलग से बिट्स लगे होते हैं कुछ, ठीक है। मान लो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके बताता हूँ ये पूरा क्या है। ये तो तुम्हारा ब्लॉक है, जो तुम्हारा ब्लॉक किसी कैश में पड़ा है, इस डायरेक्टरी में वो ब्लॉक पड़ा होगा। फिर सपोज करो 6 प्रोसेसर्स थे, तो यहाँ पे 6 बिट्स होंगे, ठीक है। 6 बिट्स बताएंगे कि अगर P1 के पास वो ब्लॉक है, अगर P1 के पास वो ब्लॉक है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इस वाले में। P2 के पास ब्लॉक है नहीं है, P3 के पास नहीं है, P4 के पास नहीं है, P5 के पास है, P6 के पास नहीं है। तो इस तरीके से बिट्स स्टोर होते हैं। अब अगर P1 मान लो P1 के पास पड़ा है ये वाला ब्लॉक, मान लो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को A बोल देते हैं। P1 के पास ब्लॉक पड़ा है, P1 ने कहा कि मेरे को इस पर कुछ अपडेट करना है, तो P1 ने डायरेक्टरी को कॉन्टेक्ट किया। डायरेक्टरी ने देखा कि जो ए ब्लॉक है वो P1 के पास पड़ा था, P2 P3 P4 P5 के पास पड़ा था। तो अब ये जो डायरेक्टरी है ये कंट्रोल लेगी। शेयर्ड बस वाले में क्या हो रहा था, जब हमने स्नूपिंग प्रोटोकॉल देखा था, तो स्नूपिंग प्रोटोकॉल में P2 के पास भी जा रहा था, P3 P4 P5 हम सबके पास लेके जा रहे थे। हम सबको बोल रहे थे कि अगर आपके पास ये ब्लॉक ए है तो उसको इनवैलिडेट कर दो। लेकिन अब क्या होगा, अब हमें डायरेक्टरी में पता है कि सिर्फ और सिर्फ P5 है जिसके पास ए ब्लॉक पड़ा है, तो हम किसी और को सिग्नल्स भेजेंगे नहीं, हम सिर्फ P5 को भेजेंगे सिग्नल। हम बोलेंगे कि यार तुम्हारे पास जो ए ब्लॉक है उसको इनवैलिडेट कर दो, उसको इनवैलिडेट कर दो। अब वो P1 जो है वो उसको अपडेट कर रहा है। तो इससे देखो कितना सिस्टम सही हो गया। तुम्हारे तो कितने सारे रिसोर्सेज बच रहे हैं, तुम फालतू में जो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो तुम्हें नहीं करने पड़ रहे। तुम्हारी एनर्जी बच रही है, हीटिंग बच रही है एलिमेंट्स की। तो क्या लगता है डायरेक्टरी बेस ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि ज्यादा बेनिफिशियल है स्नूपिंग से या नहीं? क्या लगता है? हाँ एक बार और बता देता हूँ। डायरेक्टरी में क्या हो रहा है, हम देखो स्नूपिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था, P1 के पास कोई ब्लॉक पड़ा था, ए ब्लॉक, ठीक है। P1 के पास A = 0 पड़ा था। P1 ने कहा कि यार मैं तो ए को 1 बनाऊंगा। तो जब P1 ने ए को 1 बनाना था तो P1 ने यहाँ से एक मैसेज निकाला, P4 को भी मैसेज दिया, P5 को, P2 को, P3 को और P6 को, सभी को मैसेजेस दिए कि यार ए की वैल्यू ना जो तुम्हारे पास पड़ी है उसको इनवैलिडेट कर दो। जो तुम्हारे पास अगर एस बिट पड़ा है, तुम्हारे पास एम बिट पड़ा है, या फिर तुम्हारे पास जो भी बिट्स पड़े हैं, और कौन सा था, ई पड़ा है, ई तो नहीं होगा ऑब्वियसली, अगर ये वाले बिट्स पड़े हैं तो उनको आई कर दो। P1 ने ये मैसेज ब्रॉडकास्ट किया सभी को। डायरेक्टरी बेस में क्या है कि P1 ने मैसेज ब्रॉडकास्ट करने की वजह डायरेक्टरी के पास भेजा कि यार मुझे ना राइट करना है, ए की वैल्यू 0 है मेरे पास अभी, मुझे ए की वैल्यू को 1 बनाना है। तो तुम क्या करो, डायरेक्टरी को उसने ऑर्डर दिया कि जिस जिसके पास भी ए ब्लॉक पड़ा है उसको बोलो कि अपना, अगर उसके पास एम ई ऐसे ही कुछ भी बिट्स है तो उसको आई कर दे, उसको इनवैलिडेट कर दे। समझ आया? यहाँ पे तुमने 5 और लोगों के पास मैसेज भेजा, जबकि था सिर्फ और सिर्फ P3 के पास में वो ब्लॉक, सपोज करो सिर्फ P3 के पास था, तो उन्होंने 5 मैसेज भेजे, 4 यूजलेस थे उनमें से, एक ही काम का था। यहाँ पे एक ही काम का मैसेज था और एक ही जने के पास पहुंचा, तो तुम्हारे कुछ भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हुए। क्या लगता है डायरेक्टरी बेस ज्यादा बेटर है स्नूपिंग से? बोलो। हाँ देखो, जो भी छोटे प्रोसेस होते हैं यानी कि 2 3 4, वहां पे हम स्नूपिंग लगाते होते हैं। क्यों? क्योंकि स्नूपिंग इंप्लीमेंट करना ईजी होता है। डायरेक्टरी में हमारे हार्डवेयर कुछ बढ़ जाते हैं,
तो अगर हम ज़्यादा प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टरी बेस्ड यूज़ करते हैं, बहुत कम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो हम स्नूपिंग यूज़ करते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, एक इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। अब स्नूपिंग में तुम देखो, तो यहाँ पे तो तुमने मैसेज निकाला, सभी को भेज दिया, यहाँ पे तुम्हें अलग से एक स्टोरेज बनानी पड़ रही है जिसमें तुम्हारे सारे के सारे ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं, फिर ब्लॉक के साथ में ये भी स्टोर हो रहा है, ये 6 बिट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं हर एक ब्लॉक के साथ। तुम मानो सारी कैश मेमोरीज जो मिला के कितने ब्लॉक्स होंगे, हजारों ब्लॉक्स होंगे। हर ब्लॉक के साथ में हमें 6 बिट एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी पड़ रही है, हर ब्लॉक के साथ में। अगर 1000 ब्लॉक्स थे तो हमें 6000 बिट्स एक्स्ट्रा यूज करने पड़ रहे हैं। तो मेमोरी का भी मतलब स्पेस का भी गेम आ गया यहाँ पे। जब हम डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल लगा रहे हैं हमें स्पेस भी एक्स्ट्रा चाहिए डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसमें कुछ दिक्कत ये भी होती है, अगर यहाँ पे डायरेक्टरी है हमारे पास, तो P1 भी इसको कॉन्टैक्ट कर रहा है, P5 भी इसको कॉन्टैक्ट कर रहा है, P6 भी कॉन्टैक्ट कर रहा होगा किसी और चीज के लिए, तो एक ही जगह पे हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। अब उसको डायरेक्टरी कैसे हैंडल करे, एक ही डायरेक्टरी है, हैंडल कैसे करेगी, तो वो प्रॉब्लम भी है। जो पहली प्रॉब्लम थी कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे थे, उसको तो डायरेक्टरी ने सोल्व कर दिया। डायरेक्टरी में हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि सभी जो प्रोसेसर है वो एक कॉमन डायरेक्टरी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो, हमारे पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हो, यानी कि सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो एक सिंगल डायरेक्टरी पे ना आए। हम नहीं चाहते कि एक ही सिंगल डायरेक्टरी पे सारा कुछ सारा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, P1 है, P2 है, P3, हम कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं, हम उस डायरेक्टरी के भी हिस्से कर देते हैं कुछ। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये संभालेगा ब्लॉक नंबर 1 टू 250, ये संभालेगा 251 टू 500। ये वाला जो ये संभालेगा ब्लॉक नंबर 501 टू 750, और ये संभालेगा 751 टू 1000। अब अगर कोई भी ब्लॉक मान लो मेरे को ब्लॉक नंबर 572 के साथ काम करना है, ठीक है, 572 कहाँ पे आता है, इस वाले एरिया में, तो मैं इसको कांटेक्ट करूंगा। वहीं पे मान लो कोई और प्रोसेसर है जिसको ब्लॉक नंबर 257 के साथ कांटेक्ट करना है, तो वो इस वाले के साथ कांटेक्ट करेगा। तो हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बचा। हमने जो बेसिकली क्या किया, हमने डायरेक्टरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह पे, ताकि सारा का सारा ट्रैफिक एक ही जगह पे ना आए। तो हमने उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया। टेक्निकली बोले तो डायरेक्टरी बेस्ड जो प्रोटोकॉल होता है वो स्केलेबल होता है। स्केलेबल का मतलब कि आप बहुत सारे प्रोसेसर ऐड ऑन कर सकते हो। स्नूपिंग में वो चीज पॉसिबल नहीं है। हमने अभी अभी देखी है चीज, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि स्नूपिंग में रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं हमारे। चलो एक और चीज आती है, 3 टर्म्स का यूज करते हैं हम, लोकल नोड, होम नोड और रिमोट नोड। ये हम यूज करते हैं डायरेक्टरी बेस में। डायरेक्टरी बेस में कैसे, P1 के पास जो कैश था, यहाँ पे ना छोटे छोटे कैश भी लगे सबके पास में, उसको याद रखना, वो मैं कैश बना नहीं रहा हूँ, बट हर प्रोसेसर के कैश में कैश लगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर के पास कोई ब्लॉक पड़ा है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोसेसर के कैश में पड़ा है वो ब्लॉक, ठीक है, इस चीज का याद रखना। सपोज करो P1 के पास कुछ कैश था, लेकिन P1 को उससे मिस मिला, P1 के पास वो चीज नहीं थी, P1 ने डायरेक्टरी के पास भेजी रिक्वेस्ट, ठीक है, डायरेक्टरी ने कहा कि वो जो डेटा है वो P6 के पास पड़ा है। P6 ने कहा कि मेरे पास वो डेटा नहीं है। P6 ने कहा कि मेरे पास डेटा था बट वो अपडेट हो चुका है। P6 ने आपको कहीं और पे भेज दिया, ऑब्वियसली डायरेक्टरी के थ्रू ही P4 के पास भेज दिया। ये जो P1 थी ये है लोकल नोड, जो P6 है वो है होम नोड, और जो P4 है वो है रिमोट नोड। टेक्निकल टर्म्स है, लोकल नोड यानी कि जिसने रिक्वेस्ट इनिशिएट की थी, होम नोड यानी कि जो मीडिएटर था, और जो रिमोट नोड है यानी कि जो एंड डेस्टिनेशन थी, ठीक है।
अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये तुम्हें याद है हर ब्लॉक के साथ हम 6 बिट्स एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे थे। सिर्फ 6 ही नहीं, हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी बिट मान के चल रहे हैं। ये बिट क्या बताएगा कि तुम्हारे पास जो ब्लॉक है वो एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। यहाँ पे देखो जो P1 था, P1 और P5 दोनों के पास में सेम ब्लॉक था, तो यानी कि ये बिट 0 रहेगा। अगर किसी कारण P5 के पास वो ब्लॉक नहीं रहता, P5 की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 1 बन जाएगा। 1 अगर है यहाँ पे, तो यानी कि उसका मतलब है कि जो ब्लॉक है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट हमने आज फिर से रिवाइज भी किया था, कल भी पढ़ा था। अगर यहाँ पे 0 है, 1 की जगह पे यहाँ पे 0 है, तो यानी कि वो शेयर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे मेन एड्रेस जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी किस चीज से कंपोज होती है हमारी, बीच में कहीं पे ब्लॉक एड्रेस होता है, एक्चुअल ब्लॉक का एड्रेस, यहाँ पे हमारे प्रोसेसर बिट्स होते हैं। अगर हमारे पास 4 प्रोसेसर्स थे तो ये 4 बिट्स आएंगे हमारे पास। यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट होता है, वो बताता है, उसका नाम होता है बेसिकली एक्सक्लूसिव बिट। अगर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसर के पास 1 आता है यहाँ पे, तो ये 1 होगा। अगर मोर देन एक प्रोसेसर के पास यहाँ पे 1 आता है, तो ये 0 होगा। किसी भी प्रोसेसर के पास नहीं आता, सब में 0 0 है, तो ये फिर से 0 होगा। अच्छा चलो अब एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो एक ब्लॉक था ए, वो किसी के पास नहीं है, तो ये जो बिट्स हैं ये क्या क्या होंगे। हाँ, P4 में हमने इनवैलिड कर दिया अगर P4 के अंदर जो ब्लॉक था वो कोई और प्रोसेसर अपडेट कर रहा हो तो। जो डायरेक्टरी है वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है हार्डवेयर का, वो कैश ब्लॉक के अंदर नहीं आता। कैश अलग चीज है, डायरेक्टरी अलग चीज है। 0 0 0 0। बाकी लोग ए ब्लॉक है जो किसी के भी पास नहीं है, तो ये बिट्स क्या होंगे, सेम नहीं, पूरा आंसर लिखो। ठीक है, 0 0। ये मैं एक्सक्लूसिव वाला बिट मान के चल रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव बिट क्या होगा, 0। जस्ट सपोज करो कि अब जो P4 है, P4 का रीड मिस हुआ। P4 प्रोसेसर के कैश में ए ब्लॉक नहीं पड़ा था। P4 प्रोसेसर के P4 जो प्रोसेसर है उसने ए ब्लॉक की रिक्वेस्ट की, तो अब ये बिट्स कैसे हो जाएंगे, वन के बाद 6 जीरोस। क्वेश्चन मेरा ये है कि P4 जो प्रोसेसर है, P4 प्रोसेसर के पास रीड मिस हुआ, तो अब ये बिट्स क्या हो जाएंगे। जब P4 का प्रोसेसर ए ब्लॉक को अपने पास ले आएगा, अपने कैश के अंदर ले आएगा, तो ये बिट्स क्या हो जाएंगे, दिशा का आंसर सही है। P4 प्रोसेसर अपने कैश के पास लेके आया, तो सिर्फ और सिर्फ P4 वाले का बिट 1 होगा, बाकी सब 0 ही रहेंगे। और ये जो लास्ट वाला है ये 0 होगा कि 1 होगा। आयुष क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 6 प्रोसेसर्स थे,
तो क्योंकि हमारे पास 6 प्रोसेसर है तो डायरेक्टरी में हर ब्लॉक के साथ में 6 एक्स्ट्रा बिट्स होंगे, 6 नहीं बल्कि 7 बिट्स एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि हमें एक एक्सक्लूसिव बिट्स भी मान के चलता है। ठीक है, तो ये 7 बिट्स अभी 0 0 है। क्यों? क्योंकि जो ए ब्लॉक है वो डायरेक्टरी में तो पड़ा है बट वो किसी भी कैश के पास नहीं, किसी भी प्रोसेसर के पास नहीं। अगर ये ए ब्लॉक उठ के P4 के कैश में आ जाता है तो हमारे बिट्स की जो अरेंजमेंट है वो डायरेक्टरी में क्या होगी, डायरेक्टरी स्टोर तो करता है ना कि यार ये जो ब्लॉक है ये पर्टिकुलर इस प्रोसेसर के पास है अभी। लास्ट वाला वन एक्सक्लूसिव। यार यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कैश है, ये क्यों है ये कहना मुश्किल है पर ये 0 होगा। 0 क्यों हुआ? तो हमारी बात बिल्कुल सही है कि एक्सक्लूसिव है, बट ये जनरलाइज करके रखा है कि अगर रीड मिस हुआ तो तुम इसको 0 रखोगे, अगर राइट मिस होता तो तुम इसको 1 करते। ये तुम्हें याद रखना है। अगर रीड मिस हुआ तो तुम इसको 0 रखोगे, राइट मिस हुआ तो इसको 1 करोगे। इस एक्सक्लूसिव का मतलब ना ये होता है एक्सक्लूसिव विद मॉडिफाई राइट्स। अभी तुम्हारा मिस हुआ है तो तुम्हारे पास मॉडिफाई राइट्स नहीं है, अगर तुम्हारा राइट मिस होता तो तुम्हारे पास मॉडिफाई राइट्स भी होते, तो ये जो ई वाला बिट है ये 1 हो जाता। मिस के हिट, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल चुका हूँ। देखो P4 जो P4 प्रोसेसर है, ठीक है, P4 प्रोसेसर ने P4 प्रोसेसर के साथ एक कैश लगाया। P4 प्रोसेसर ने कहा कि मेरे को A चाहिए। P4 प्रोसेसर ने उस L1 कैश में देखा कि A है, L1 ने कहा मेरे पास नहीं। तो L1 कैश जो है वो L2 के पास गया, यार A है तुम्हारे पास? L2 ने कहा हाँ मेरे पास A है, तो ये A इधर आ जाता है। ये ट्रेडिशनल तरीका। अब जो हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो ये जो A ब्लॉक था ये कहीं ना कहीं डायरेक्टरी में पड़ा था, डायरेक्टरी इज कनेक्टेड टू L2, ठीक है। P4 के साथ में L1 लगा हुआ है, L1 कैश जो है L1 कैश में A नहीं था। P4 ने कहा कि मेरे को A चाहिए, तो P4 ने L1 में देखा A नहीं मिला, L1 के डायरेक्टरी के पास, L1 ने डायरेक्टरी से पूछा क्या किसी के भी पास में A पड़ा है? डायरेक्टरी ने कहा कि नहीं पड़ा, तो डायरेक्टरी L2 से A ले आया, A ब्लॉक ले आया। अब A ब्लॉक यहाँ पे इन्होंने स्टोर किया तो A ब्लॉक के साथ में 7 अलग से बिट्स भी स्टोर होंगे, 7 अलग अलग बिट्स स्टोर होंगे। वो बिट्स क्या बताएंगे कि क्या P1 के पास वो A ब्लॉक है? अभी तक तो नहीं है, तो 0। क्या P2 के पास वो A ब्लॉक है? अभी तक नहीं है, 0। P3 P4 P5 P6 अभी किसी के भी पास वो ब्लॉक नहीं है, तो सभी के बिट्स 0 होंगे, जो हमने यहाँ पे मान के चले ये वाले। अब क्योंकि किसी के भी पास वो ब्लॉक नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव बिट तो 0 हुआ। यहाँ पे P4 ने क्या किया था, P4 ने रीडिंग के लिए मंगाया था। P4 को सिर्फ A की जो वैल्यू 0 थी ना, अगर तो उसको पढ़नी थी A की वैल्यू 0। ये था सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 क्या था कि P4 ने कहा कि A की वैल्यू 0, A की वैल्यू मुझे पता नहीं क्या है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को A की वैल्यू +1 करनी है। अगर A की वैल्यू +1 करनी है तो मेरे को पहले A तो चाहिए ना। P4 ने क्या L1 से पूछा क्या तुम्हारे पास A है? L1 कहता नहीं। L1 गया डायरेक्टरी के पास, क्या तुम्हारे पास A है? डायरेक्टरी ने कहा नहीं। ये डायरेक्टरी ने L2 को कांटेक्ट किया, क्या तुम्हारे पास A है? मिल गया। डायरेक्टरी A यहाँ पे ले आया, A के साथ में उसने कुछ बिट्स रखे, उसने देखा अभी किसी के भी पास नहीं है A, तो सब में 0 0 0 0 कर दिया, ठीक है। अब ऊपर भी सब 0 0 0 0 थे। अब जब ये यहाँ पे गया P4 के L1 के पास डायरेक्टरी ने डेटा भेजा, A को भेजा, तो इसने क्या किया, जो P4 का बिट था, P4 का भी एक पर्टिकुलर बिट तो था ही ना, उसको इसने 1 बना दिया। जो दूसरा सिनेरियो है ये वाला, इसमें जब डायरेक्टरी ने L1 के पास डेटा भेजा तो P4 को तो 1 बनाया ही बनाया, एक्सक्लूसिव को भी 1 बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये राइट करना चाह रहा है। एक्सक्लूसिव ई का मतलब होता है एक्सक्लूसिव बिट, आपके पास मॉडिफाइबल राइट्स भी है, यानी कि आप राइट करना चाह रहे हो, ठीक है। जब रीड मिस हुआ तो एक्सक्लूसिव बिट 0 ही रहेगा, जब राइट मिस हुआ, यानी कि राइट मिस क्या था यहाँ पे
कि P को A पे राइट करना था और A उसको मिला नहीं, तो वो राइट मिस हो गया। तुमने ये तो पढ़ा था ना, कैश हिट क्या होता है, कैश मिस क्या होता है, कि कैश में कोई वैल्यू मिल गई तो वो हिट है, कैश में कोई वैल्यू नहीं मिली तो मिस है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रीड, एक होता है राइट। मिस भी दो तरीके के, रीड और राइट। अगर कोई प्रोसेसर सिर्फ एक्स की वैल्यू जानना चाहता है तो वो या तो कैश का रीड हिट होगा, देखिए एक्स की अगर वैल्यू जानना चाहता है और वो उसको कैश के अंदर मिल गई वैल्यू, तो वो कैश हिट होगा। कौन सा? रीड हिट, क्योंकि वो सिर्फ जानना चाह रहा था। ठीक है। अगर वही प्रोसेसर है जिसको एक्स की वैल्यू जाननी नहीं है, एक्स की वैल्यू पे कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसने कैश में देखा, अगर कैश में मिल गया तो कैश हिट हुआ, और साथ में क्या बोलेंगे, राइट हिट हुआ। कैश हिट प्लस राइट करना था उसको, इसलिए राइट हिट बोल दिया। वहीं पे इसके ऑपोजिट सिचुएशंस देखें तो एक प्रोसेसर था जिसको एक्स की वैल्यू जाननी थी, उसको अपने L1 कैश के अंदर वो चीज नहीं मिली, तो कैश मिस हुआ। कैश मिस के साथ साथ रीड मिस हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ जाननी थी, उसको सिर्फ वैल्यू रीड करनी थी, तो हमने बोल दिया कि वो रीड मिस है। वो जानना चाह रहा था एक्स की वैल्यू, पर उसको पता नहीं चली। वहीं पे एक्स की वैल्यू, अगर वो प्रोसेसर मॉडिफाई करना चाह रहा था, एक्स की वैल्यू को x+1 करना चाह रहा था, और उसने अपने कैश से पूछा, L1 कैश से, क्या तुम्हारे पास x है, और वो नहीं मिला, तो कैश मिस तो कहलाएगा, साथ में राइट मिस कहलाएगा, क्योंकि प्रोसेसर का इंटेंशन था मॉडिफाई करना, वैल्यू को ओवरराइट करना। कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय रेफरेंस की याद दिला दी। ठीक है, अभी तक समझ आया जो भी बताया? ये बिट कैसे स्टोर हो रहे हैं, हर प्रोसेसर का एक साथ में बिट होता है। अगर वो बिट 1 है तो यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के पास वो ब्लॉक पड़ा है। अगर जैसे किसी प्रोसेसर का बिट वो 0 है, यहाँ पे P3 का बिट 0 है, तो इसका मतलब है कि P3 के पास वो ब्लॉक नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव बिट 1 है, तो यानी कि किसी प्रोसेसर, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसर है जिसके पास वो चीज पड़ी है, और वो भी मॉडिफाइबल स्टेट में, यानी कि उसको राइट कर रहा है। अगर यहाँ पे 0 है ई, तो हो सकता है किसी के पास भी नहीं है, हो सकता है एक के पास है, या फिर हो सकता है मल्टीपल के पास है। अगर सिर्फ एक के पास है तो यानी कि उसके पास रीडिंग के राइट्स, अभी वो मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो हम मिस वैल्यू में 1 करते हैं या हिट वैल्यू में 1 करते हैं? ये जो 4 केसेस मैंने बनाए, ये रीड, रीड देखते ही समझो कि एक्सक्लूसिव 0 होगा। रीड का मतलब एक्सक्लूसिव 0। जब तुम्हारा राइट मिस हुआ तो एक्सक्लूसिव 1 होगा। राइट हिट में डिपेंड करता है कि वो पड़ा किसके पास था। ठीक है। राइट मिस पे 1 कर रहे हैं, रीड मिस पे 0 कर रहे हैं। आया समझ? देखो, राइट हिट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर के कैश में पड़ी वाली। तुम राइट हिट छोड़ो, हिट का मतलब और मिस का मतलब क्या होता है? हिट का मतलब कि कैश के अंदर वैल्यू पड़ी है, मिस का मतलब कि कैश में वैल्यू नहीं पड़ी। राइट में जो हिट है, हिट भी दो तरीके का होता है, मिस भी दो तरीके का होता है। डिपेंड करता है कि प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट क्या की। प्रोसेसर ने अगर अपनी रिक्वेस्ट में कहा था कि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैं उस पर कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, तो वो रीड हिट या फिर रीड मिस होगा। अगर प्रोसेसर कहता है कि मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो वो या तो राइट मिस होगा या फिर राइट हिट होगा। राइट हिट और राइट मिस में दोनों में 1 होगा, इसमें भी 1 मान।
हाँ, राइट हिट मतलब प्रोसेसर के कैश में वो वैल्यू पड़ी है, तो एक्सक्लूसिव बिट 1 हो जाएगा। राइट मिस तब होगा अगर एक प्रोसेसर पे वैल्यू पड़ी है और दूसरा डिमांड कर रहा है, क्योंकि हम क्या हिट और मिस किससे देखते हैं कि मेरे कैश के पास वो वैल्यू है कि नहीं है। दूसरे के कैश के पास वैल्यू है या नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे कैश के पास वैल्यू है तो वो हिट होगा, मेरे कैश के पास वैल्यू नहीं है तो वो मिस होगा। ये प्रोसेसर है, इसका ये कैश है। ये प्रोसेसर है, इसका कैश है। प्रोसेसर कैश, प्रोसेसर कैश। इस प्रोसेसर को कोई वैल्यू चाहिए और वो इसके अंदर मिल गई तो वो हिट है। इस प्रोसेसर को कोई वैल्यू चाहिए और वो इसके अंदर नहीं मिली तो वो मिस है। फिर चाहे डायरेक्टरी में सब कुछ पढ़ो। कैश L1 कैश में डेटा मिल गया तो वो हिट है, नहीं मिला तो मिस है। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने तुम्हें ये बताया कि ये ई होता है, ये एक्सक्लूसिव बिट होता है, वैसे हम इसमें भी स्टेट्स बना सकते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या किया था ना, हमने मैसी और मोइसी पढ़े थे। इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, एस, यू या फिर ई। एस का मतलब होता है शेयर्ड। शेयर्ड कब, ये मैंने 4 प्रोसेसर बनाए, P1 P2 P3 P4। ये चारों का मतलब P1 के पास वो ब्लॉक पड़ा है, ए ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो P1 के पास पड़ा है, P2 के पास पड़ा है। तो ये जो ब्लॉक होगा एक्सक्लूसिविटी वाला, उसकी वैल्यू एस होगी। एस का कुछ भी नंबर हो सकता है। एस एस मतलब शेयर्ड है, P1 के पास भी है, P2 के पास भी है। अनशेयर्ड कब होता है, मान लो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, और ये एक्सक्लूसिव बिट होता है। ठीक है, ए ही ब्लॉक की बात हो रही थी। P1 के पास पड़ा है, P2 P3 P4 के पास नहीं पड़ा, तो ये अनशेयर हो जाएगा। फिर से बात करते हैं कि ए है, सिर्फ P1 के पास पड़ा है, P2 P3 P4 के पास नहीं है, लेकिन साथ में P1 के पास पड़ा है मॉडिफाइबल स्टेट में। यानी कि P1 के पास अगर कोई ब्लॉक पड़ा है तो ऑब्वियसली उसने कभी ना कभी तो रिक्वेस्ट की होगी ना उस ब्लॉक की, तभी P1 के पास आया। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब प्रोसेसर था, प्रोसेसर के साथ में कैश मेमोरी थी, कैश के साथ में रैम था, तो कभी ना कभी तो सीपीयू ने रिक्वेस्ट की ही होगी, तभी सीपीयू के इस कैश में वो डेटा आया है। अब जब उसने रिक्वेस्ट की थी, अगर तो उसने रीड की रिक्वेस्ट की थी, तो वो ये केस बनता है कि P1 ने रीडिंग की रिक्वेस्ट की थी, तो उसका जो एक्सक्लूसिव बिट है वो यू सेट होगा। यू का मतलब अनशेयर, किसी और प्रोसेसर के पास वो डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ P1 के पास है और वो भी रीड कर रहा है। अगर सीपीयू ने रिक्वेस्ट की थी राइट की, तो वो ये वाला केस बनता है कि P1 के पास ही डेटा पड़ा है और किसी के भी पास डेटा नहीं है, P1 के पास राइट वाली स्टेट में, यानी कि वो मॉडिफाई कर सकता है उस वैल्यू को, तो वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। समझे ये? एस, यू और ई कब यूज करते हैं? एस तब जब मोर देन वन प्रोसेसर के पास वो डेटा पड़ा हो, तो एस। सिर्फ एक ही प्रोसेसर के पास डेटा पड़ा है लेकिन वो उसको एडिट नहीं कर सकता अभी, तो यू। अगर एक ही प्रोसेसर के पास डेटा पड़ा और वो उसको एडिट भी कर सकता है, तो ई। जब ये वाली स्टेट होती है, ई वाली स्टेट, तो हम बोलते हैं कि जो P1 है ना, P1 इज द ओनर ऑफ ए ब्लॉक, क्योंकि हम ए ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो ए ब्लॉक।
ब्लॉक यहाँ पे B0 B1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी, हमने ए मान के चला, तो P1 इज द ओनर ऑफ ए ब्लॉक जब एक्सक्लूसिव बिट ई होता है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये डायरेक्टरी बेस्ड में ही होता है। ये डायरेक्टरी बेस्ड जो प्रोटोकॉल है उसी के अंदर तरीके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। शेयर्ड में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसर्स थे, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स थे, उनके पास सेम ब्लॉक पड़ा है, तो यानी कि वो शेयर कर रहे हैं सेम ब्लॉक। अगर इसने कुछ एडिट किया तो बाद में ये एडिट नहीं कर पाएगा, अगर इसने कुछ एडिट किया तो ये नहीं कर पाएगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो यानी कि वो शेयर कर रहे हैं, तब हम एस लिखेंगे। अगर सिर्फ एक ही ब्लॉक है, उसी के पास ब्लॉक पड़ा है, लेकिन वो उसको एडिट नहीं कर सकता, तो हम यू लिखेंगे। अगर सिर्फ एक ही ब्लॉक है और वो एक ही प्रोसेसर के पास पड़ा है, लेकिन वो एडिट कर सकता है उस वैल्यू को, तो हम ई लिखेंगे, एक्सक्लूसिव। समझे? आया सभी को समझ? सिर्फ प्रतीक को आया समझ में? अनिमेश को भी आ गया, आदित्य को भी आया, ठीक है। पलक, तान्या, अंशिका, कृष्णा, सिया, श्रेयांश, आशिमा, तुम सबको? एग्जैक्टली, तब हम एसयूए में डील करेंगे, ना कि 10 में। एसयूए हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसके कुछ अलग बिट्स बनते होंगे। जैसे सपोज करो कि हमने 00 एस को दे दिया, 01 यू को दे दिया और 10 ई को दे दिया, तो हम ऐसे डील करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग के ऑपरेशन अभी हमने देखे कि हम या तो रीड कर सकते हैं किसी डेटा पे या राइट कर सकते हैं। अगर रीडिंग राइटिंग है तो हमारे पास ये ऑपरेशन होते हैं, रीड एक्स, ऐसे ही होता है ना, RDX और रीड एक्स, WRX, और होता है WRX U। इसका मतलब है कि मेरे को रीड वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है राइट वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है राइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड अपग्रेड एक्सक्लूसिविटी। देखो, हमने देखा कि बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, नीचे चलते हैं, चलो यहाँ पे बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, ठीक है। ये सीपीयूज क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी के साथ, जो मिडल डायरेक्टरी है उसके साथ ना इंटरैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सीपीयूज हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन भेजते होंगे इसको। अगर वो इंस्ट्रक्शन RDX का है, तो यानी कि ये कह रहे हैं कि जो X नाम का ब्लॉक पड़ा ना यहाँ पे, उसको मैंने रीड करना है। अगर ये इंस्ट्रक्शन भेजता है WRY, तो ये कह रहा है कि मुझे जो Y है उस पर राइट ऑपरेशन करना है। अगर ये ब्लॉक भेजता है WRY U, तो ये कह रहा है कि मेरे पास ना अभी जो ब्लॉक है वो पड़ा या तो S स्टेट में है, S स्टेट में पड़ा है, शेयर्ड है, यानी कि वो शायद इसके पास भी, इसके पास मान लो Z भेजा इसने, और Z इसके पास भी पड़ा था, Z इसके पास भी पड़ा था। तो अगर P5 और P6, मैं नाम भी लिख देता हूँ, P1, P2, P3, P4, P5, वापस समझो। P1 ने डायरेक्टरी को रिक्वेस्ट भेजी RDX, तो P1 कह रहा है कि मुझे ना X की वैल्यू दे दो, मुझे देखना है कि X की वैल्यू क्या है, मैं यूज करूंगा उसको, उसको एडिट नहीं करूंगा। P3 ने रिक्वेस्ट भेजी WRY, राइट Y, तो P3 कह रहा है कि अभी Y किसी के भी पास नहीं है, आप मेरे को Y दे दो, मेरे को Y की वैल्यू चेंज करनी है, Y की वैल्यू जो भी होगी मुझे नहीं पता, मेरे को उसमें +1 करना है या -1 करना है, कुछ भी करना है, मेरे को Y की वैल्यू चेंज करनी है। तीसरा सिनेरियो क्या आता है कि P5 और P6 दोनों के पास Z पड़े, तो ऑब्वियसली दोनों के पास शेयर्ड कंडीशन में पड़े, दोनों के एक्सक्लूसिव बिट्स S होंगे P5 और P6 में। P5 कहता है कि मेरे को Z पे कुछ राइटिंग करनी है,
राइटिंग करने से आप मेरे जो राइट्स है ना वो अपग्रेड कर दो, राइटिंग तो हो जाएगी, जो मेरा एस बिट है उसको आप ई में चेंज कर दो। ये उसने डायरेक्टरी को इंस्ट्रक्शन दिया। तो ऐसे हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों का मतलब समझ आया कब क्या क्या यूज होते हैं। सिर्फ तुम्हें रीड करना है तो तुम RDX भेज रहे हो, किसी के भी पास और कोई ब्लॉक नहीं और तुम्हें राइट करना है तो तुम WRY भेज रहे हो। किसी के पास तुम्हारा वो ब्लॉक पड़ा है जो तुम्हारे पास भी पड़ा है, लेकिन तुम्हें उस पर राइट करना है, तो दूसरे वाले को इनवैलिडेट कराना पड़ेगा तुम्हें, और खुद वाले का बिट तुम एक्सक्लूसिव कर लोगे। ये आया, क्लियर हुआ ये? रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है, ये प्रोसेसर P1, P2, P3, P4, P5 और P6। P1 ने रिक्वेस्ट भेजी डायरेक्टरी को कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे रीड करनी है, मुझे उस पर कुछ भी एडिट नहीं करना। तो डायरेक्टरी के पास गई, डायरेक्टरी ने या तो L2 कैश से लेके आई वो x की वैल्यू, या फिर उसके पास ऑलरेडी पड़ी थी और उसने रिटर्न कर दी। P1 जो डायरेक्टरी है उसने क्या किया, ये x था, तो जो ब्लॉक बने हुए थे ये 6 ब्लॉक्स थे ना, P1 का, P2 का, P3 का, P4, P5, P6, यहाँ पर भी थे एक्सक्लूसिव। तो उसने क्या किया, P1 के आगे 1 लिख दिया डायरेक्टरी ने, बाकी सब 0 रहे। ये ई क्यों 0 हुआ, क्योंकि P1 ने सिर्फ रीडिंग की रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, 0 कह लो तो 0 का मतलब क्या हो गया, अनशेयर्ड यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है कि P3 ने कहा कि मेरे को y पे राइट करना है, तो ये y था मेरा। ठीक है, फिर से P1, P2, P3, P4, P5, P6 और ये एक्सक्लूसिव। y जो ब्लॉक था, P3 ने कहा कि मेरे को उस पर राइट परफॉर्म करना है, लेकिन वो ब्लॉक किसी और के पास ऑलरेडी नहीं है, सबके पास 0 0 था। अब क्या हो जाएगा, P3 के पास 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे और ये एक्सक्लूसिव 1 हो जाएगा। ठीक है, ये था, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड था, ये वाला। थर्ड केस क्या है कि मेरे पास Z नाम का एक ब्लॉक है, मेरे पास ब्लॉक्स थे ये सारे। अब क्या है कि P5 और P6 के पास ऑलरेडी पड़े हैं ये, और ये शेयर्ड कंडीशन में है, क्योंकि P5 और P6 दोनों के पास पड़े हैं। P5 ने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे Z पे राइट करना है। जब ये रिक्वेस्ट जा रही है कि मुझे Z पे राइट करना है, तो साथ में अपग्रेडिंग रिक्वेस्ट भी जा रही है। अपग्रेडिंग का मतलब P5 को ऑलरेडी पता है कि जो मेरे पास ब्लॉक है वो P6 के पास भी पड़ा है, या फिर डायरेक्टरी ने उसको कहीं ना कहीं से सिग्नल कर दिया कि जो तुम्हारे पास ब्लॉक है वो P6 में भी पड़ा है। तो अब क्या करेगी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी अब क्या करेगी, ये Z था, P1, P2, P3, डायरेक्टरी में अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ P5 के पास रहना चाहिए वो ब्लॉक, P6 वाला तो इनवैलिडेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ P5 के पास रहना चाहिए, तो बाकी सब 0 कर दी डायरेक्टरी ने। और क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है इसके पास में, तो हमने ये ई बिट कर दिया। समझे? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, हमने एक चीज देखी कि हमारे पास डायरेक्टरी बेस जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो एक ड्रॉबैक दिखा होगा तुम्हें। देखो, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको ब्लॉक ए बोल दिया मैंने। अगर मेरे पास 100 प्रोसेसर्स हैं, तो ऑब्वियसली एक बिट तो यहाँ पे लगा होगा जो एक्सक्लूसिविटी बताएगा। क्या मैं यहाँ पे 100 बिट लगाऊंगा अलग से? क्या ये वेस्टेज नहीं है बिट्स की? हाँ, एसयू ही की ही एक्सक्लूसिविटी देख रहे थे। इसमें बताऊं,
अगर 100 प्रोसेसर है तो मेरे को हर ब्लॉक के साथ 100 बिट्स अलग से लगाने पड़ेंगे। ये तो ब्लॉक एक था, एक ब्लॉक, ऐसे हजारों होंगे मेरे पास, हर के लिए मेरे को इतने 100 बिट्स लगाने पड़ेंगे। क्या वो फिजिबल है? क्या हम प्रोसेसर पे इतनी सारी एक्स्ट्रा स्टोरेज वो कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं? प्रोसेसर हमें पता बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वहां का जो स्पेस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कम से कम जगह पे ज्यादा ज्यादा चीजें करनी होती है, नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम चार चार प्रोसेसर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, P1 P2 P3 P4। जो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट तुम लेक्चर 1 से सुन रहे हो वो बहुत काम आता है। हमने चार चार का ग्रुप बनाया, इसको बोलते हैं G1, ऐसे G2, क्योंकि 100 थे तो टोटल G25 तक बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर ग्रुप का एक बनाऊंगा बिट अलग से। अगर तो उस ग्रुप की वैल्यूज क्या हो सकती है, मान लो चार बिट, चार प्रोसेसर्स थे P1 P2 P3 P4, जिनका मैंने G1 बनाया, तो चार बिट्स थे। अगर इनमें से किसी भी प्रोसेसर के पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, G1 की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। यानी कि मेरे पास G1 के पूरे ग्रुप में किसी के पास भी वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ए है ही नहीं। अगर किसी के भी पास वो ब्लॉक मिल जाता है मुझे, चाहे एक के पास मिले, चाहे मुझे दो के पास मिल जाए, चाहे मुझे तीन के पास मिल जाए, या फिर मेरे चारों में हो जाए, इसका मतलब यह है कि मेरा जो ब्लॉक मैं ढूंढ रहा हूँ वो G1 में कहीं ना कहीं तो है। तो फिर मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं G की वैल्यू 1 कर दूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, इससे फायदा क्या है कि एक्सक्लूसिव बिट तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ब्लॉक ए भी रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं 100 बिट्स लगा रहा था, मेरे को 100 लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे मेरे 100 बिट्स लग रहे थे, यहाँ पे मेरे को 25 बिट्स लगाने पड़ रहे हैं। अगर 25 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैंने माना कि मेरे G2 में 1 है वैल्यू, तो G2 में वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, P5 P6 P7 और P8, इन चारों में से एट लीस्ट एक प्रोसेसर के पास मेरा ब्लॉक ए पड़ा है। अब पहले मैंने G2 देखा, मुझे पता चला कि ग्रुप 2 में P5 P6 P7 P8 में से किसी एक के पास वो प्रोसेसर, वो ब्लॉक पड़ा है। अब मैं यहाँ पे स्नूपिंग लगा दूंगा, क्योंकि चार में तो स्नूपिंग वैलिड है। अब मैं यहाँ पे स्नूपिंग लगाऊंगा, यानी कि यहाँ पे एक शेयर्ड बस रहेगी, उस शेयर्ड बस से ये एक दूसरे के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम एक हाइब्रिड मॉडल बना रहे हैं, स्नूपिंग प्लस डायरेक्टरी का। इससे हम सारी की सारी जो भी लिमिटेशन हमने देखी है, एक तो हमें एक्स्ट्रा बिट्स नहीं लगाने पड़ रहे ज्यादा, ठीक है, साथ में स्नूपिंग की जो लिमिटेशन थी कि हम स्केल नहीं कर पा रहे थे, हम स्केल भी कर पा रहे हैं। तो सारी की सारी लिमिटेशंस ओवरकम होती है जब हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे आते हैं। हाइब्रिड, समझे? ये फायदेमंद है या नहीं हमारे लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना? हमने बहुत सारे प्रोसेसेस थे, उन बहुत सारे प्रोसेसेस पे हमने डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल अपनाया, हमने उसके ग्रुपिंग्स की, फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में हमने जो चार चार प्रोसेसर लिए, उन चारों प्रोसेसर के बीच में स्नूपिंग चल रही है। P1 P2 P3 P4 भी पड़े होंगे, इनका भी अलग से शेयर्ड बस होगी, लेकिन जो इसकी शेयर्ड बस है और जो इसकी अलग है वो अलग अलग है। ये सिर्फ आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपस में कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। बहुत फायदेमंद है। तो आजकल हम यही यूज करते हैं, जब हम मल्टी प्रोसेसर्स की बात करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, तो हम एक हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं जिसमें हम स्नूपिंग भी करते हैं, डायरेक्टरी बेस्ड भी करते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा होता है डायरेक्टरी बेस्ड, बहुत सारे हमारे पास प्रोसेसर है, हमने उसको क्लस्टर कर दिया, क्लस्टर करके 100 प्रोसेसर पे 25 बना दिए ग्रुप्स, उन 25 ग्रुप्स में डायरेक्टरी चल रही है। अब डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी क्या स्टोर करेगी कि एक ग्रुप 1 में मेरा ब्लॉक ए है या नहीं, वो ये नहीं देखेगी कि प्रोसेसर 1 में प्रोसेसर 2 में है कि नहीं, वो देखेगी ग्रुप 1 में है कि नहीं है, ग्रुप 2 में है कि नहीं है, ग्रुप 3 में है कि नहीं। इससे हमने बिट्स बचा लिए, हमने स्पेस बचा लिया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मिल गया कि मेरा ब्लॉक ए है, तो मैं उस ग्रुप के अंदर जाऊंगा, उसके अंदर जो जो प्रोसेसर है उनमें देखूंगा कि किसके पास है, फिर मैं डेटा एक्सचेंज कर लूंगा। ग्रुप का एक बिट होगा, पर्टिकुलर जो मैंने ग्रुप बनाया उसका एक बिट होगा, अगर वो बिट 1 है, फिर मैं उस ग्रुप के अंदर जाके चेक करूंगा कि किसके पास डेटा पड़ा है, प्रोसेसर 1 के पास था, 2 के पास था, 3 के पास है या 4 के पास था। अगर वो ग्रुप वाला जो बिट है वो 0 है, वो सिंगल बिट है, अगर वो 0 है, तो यानी कि मेरे चारों प्रोसेसर्स में वो डेटा नहीं पड़ा।
समझे प्रतीक? बाकियों को आया समझ में? आदित्य, अमन, अनिमेश, आयुष, दिशा, हिमांशु, कृष्णा, खुशी, पलक, पीयूष, प्रतीक, श्रेयांश, सिया, तन्मय, तान्या, विपुल, आशिमा। ग्रुप को चेक करने के लिए एक डिफरेंट स्टोरेज नहीं, वो हम हार्डवेयर में ट्वीक्स करते हैं। अगर हमें पता चल गया कि एक ग्रुप के अंदर, ये तुम्हें पता सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने सेट बनाए थे ना कैश के अंदर। कैश के अंदर हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स थे, लेकिन हमने उनको क्लस्टर बना के सेट में डिवाइड कर दिया था। वैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, हमने उनको ग्रुपिंग कर दी। ये मान के चलो हमने यहाँ पे प्रोसेसर्स के सेट बना दिए। वहां पे अगर हमें पता चला कि सेट नंबर 0 में डेटा पड़ा है, फिर हम सेट नंबर 0 के चारों ब्लॉक्स चेक करते थे कि किसके अंदर डेटा पड़ा। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि अगर हमें पता चला कि ग्रुप 1 के प्रोसेसर्स में डेटा पड़ा है, तो फिर हम ग्रुप 1 के प्रोसेसर्स चेक करेंगे किसके प्रोसेसर के पास वो डेटा पड़ा है। इसमें एक्सक्लूसिविटी कैसे फाइंड करेंगे? एक्सक्लूसिविटी ऐसे फाइंड करेंगे, 25 ग्रुप्स थे तो यानी कि 25 बिट्स थी। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के पास वो चीज पड़ी है, तो वहां पे 1 आ जाएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा। और अगर वहां से राइट की रिक्वेस्ट आई है, तो एक्सक्लूसिविटी ई हो जाएगी। अगर मोर देन 1 ग्रुप के पास में वो चीज पड़ी है, तो वो शेयर्ड हो जाएगा, एस हो जाएगा। और सिर्फ एक ही ग्रुप के पास पड़ी है, उसने रीड की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो यू हो जाएगा, अनशेयर्ड। सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो अभी तक चला, बस अभी तक हम इंडिविजुअल प्रोसेसर्स पे वो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, अब हम वो कॉन्सेप्ट ग्रुप्स पे लगाएंगे। हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि सेम डेटा अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट हो। अगर ऐसा होता है तो हम शेयर्ड लगाते हैं ना, एक्सक्लूसिविटी को एस कर देते हैं। ग्रुप्स आर मेड ऑफ प्रोसेसर्स, एग्जैक्टली, प्रोसेसर्स एंड देयर L1 कैशेस। चलो, एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो है ट्रू शेयरिंग वर्सेस फॉल्स शेयरिंग। ट्रू शेयरिंग वर्सेस फॉल्स शेयरिंग। सपोज करो कि ये प्रोसेसर था P1, ये P2, ये P3 और ये P4, यहाँ पे भी थे। अब ये चाहे स्नूपिंग में है चाहे डायरेक्टरी में है, उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट ही थोड़ा अलग है। एक ब्लॉक था, ब्लॉक का नाम था ए। ए नहीं, चलो ब्लॉक का नाम ले लेते हैं, B16 ब्लॉक था। इसके अंदर 4 वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स मान लिए मैंने, W, X, Y और Z। ये 4 ब्लॉक्स थे। P1 क्या कर रहा है? P1 वर्क कर रहा है X के ऊपर, P3 भी X के ऊपर वर्क कर रहा है। तो मान के चलो अगर P1 ने X के ऊपर वर्क किया, I1 में P1 X पे वर्क कर रहा है, तो P1 क्या बोलेगा कि P3 X पे वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि P1 के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे इस वक्त, क्योंकि P1 को मॉडिफाई करना है डेटा। I2 कहता है कि P3 को X पे वर्क करना है। तो अब क्या होगा? P1 के राइट्स चले जाएंगे, P3 के पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाएंगे, क्योंकि P3 को X की वैल्यू चेंज करनी है। फिर I3 कहता है कि P1 ने X पे चेंजेस करने हैं, I4 कहता है कि P3 ने X पे चेंजेस करने हैं। तो डेटा तो सेम ही है, मेमोरी लोकेशन सेम है, वर्ड सेम है, P1 और P3 X पे ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब P1 वर्क कर रहा है तो उस वक्त P3 नहीं कर पाएगा, जब P3 वर्क कर रहा है तो P1 नहीं कर पाएगा। ये हुआ क्यों? क्योंकि हम सेम डेटा पे काम कर रहे थे, X पे काम कर रहे थे। जब P1 काम करना चाह रहा है X पे, तो P3 इनवैलिडेटेड है, P3 के पास राइट्स ही नहीं है कि वो उस डेटा को एक्सेस कर सके या इस डेटा पे मॉडिफिकेशन कर सके। जब P1 ने इंस्ट्रक्शन अपना पूरा कर लिया, फिर P3 कर सकता है अपने X पे इंस्ट्रक्शन का। तो ये होती है ट्रू शेयरिंग, जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स सेम डेटा पे काम कर रहे हो। मल्टीपल प्रोसेसर्स
सेम डेटा को भी मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, सेम वर्ड पे काम कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये सिंगल ब्लॉक है ऑफ 4 वर्ड्स, एक ब्लॉक है जिसमें 4 वर्ड्स है, W X Y और Z। फॉल्स शेयरिंग क्या होता है कि P1 जो है, P1 काम कर रहा है X पे, P3 काम कर रहा है Y पे। अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी मैं बोल रहा हूँ कि P1 X पे काम कर रहा है, P3 Y पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब इनके साथ में कैशेस भी जुड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है, L1 कैशेस। तो यानी कि ये जो डेटा होगा X वाला, ये इस कैश के अंदर होगा, ये जो Y वाला डेटा इस कैश के अंदर होगा। तुम्हें पता है कैश के अंदर कभी भी एक खाली वर्ड नहीं होता, पूरा का पूरा ब्लॉक होता है कैश के अंदर। ये चीज मैंने पहले बताई थी, ये चीज याद है सभी को? कैश के अंदर सिर्फ एक खाली वर्ड नहीं होता, पूरा का पूरा ब्लॉक होता है कैश के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, P1 जब X पे काम कर रहे हैं, तो जो P1 का कैश है, ये मैं लिख रहा हूँ P1 का कैश, P1 के कैश में एक पूरा का पूरा एक ब्लॉक आया होगा B16, ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉक आया होगा, यानी कि इसके पास W भी होगा, X भी होगा, Y भी होगा, Z भी होगा। अगर P1 X पे काम कर रहा है, तो जो ब्लॉक है वो P1 के कैश में पड़ा है। अगर ये ब्लॉक P1 के कैश में पड़ा है और इस पे काम हो रहा है, तो ये सेम ब्लॉक P3 के कैश में नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे काम चल रहा है। अगर इस ब्लॉक पे काम चल रहा है, तो इस ब्लॉक के एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ P1 के पास है। भले ही वो सिर्फ P1 के यानी कि B16 के सिर्फ एक वर्ड पे काम कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा ब्लॉक उसके पास है, पूरे के पूरे ब्लॉक के एक्सक्लूसिव राइट्स P1 के पास है। P3 को Y पे काम करना था, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है P1 से, क्योंकि P1 X पे काम कर रहा है, P3 Y पे काम कर रहा है, दोनों अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ब्लॉक एक ही है, एक्स और वाई का ब्लॉक एक ही है, और क्योंकि राइट्स जो होते हैं वो किसी वर्ड के नहीं होते, पूरे के पूरे ब्लॉक के होते हैं, तो इस वक्त P1 के कैश के पास ये राइट्स हैं इस वाले ब्लॉक के, तो P3 काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही जब I2 की बारी आएगी और P3 को काम करना है Y पे, मेमोरीज वैल्यू चेंज करनी है Y पे, तो P1 काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त P3 के पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ चुके होंगे। फिर आती है बारी I3 की, जिसमें P1 काम कर रहा है X पे, तो P1 के पास पूरे के पूरे ब्लॉक के राइट्स आ चुके, तो P3 उस पर काम नहीं कर सकता। फिर I4 में वापस से P3 के पास सारे राइट्स आ जाते हैं, P1 काम नहीं कर सकता। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे काम हो रहा था अलग अलग वर्ड्स पे, बट फिर भी काम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, हम काम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि शेयरिंग हो रही थी ब्लॉक की। फॉल्स शेयरिंग इसी को बोलते हैं, फॉल्स शेयरिंग यानी कि शेयरिंग ऑफ अ ब्लॉक वर्किंग ऑन टू डिफरेंट वर्ड्स। ट्रू शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ अ ब्लॉक होती है, और वर्किंग ऑन अ सिंगल वर्ड। समझ आया ट्रू शेयरिंग वर्सेस फॉल्स शेयरिंग क्या होती है? नहीं आया शेयरिंग समझ? करा देता हूँ वापस। देखो, 4 प्रोसेसर्स हैं, P1 P2 P3 P4, ठीक है। मैंने अभी राइट समझाया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, मेरे पास ब्लॉक क्या था, ब्लॉक नंबर 16 था। मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो ब्लॉक होते हैं उसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, एक ब्लॉक था ये, इसके पास W भी है अंदर, X भी है, Y भी है, Z भी। अभी जो एक्सक्लूसिव राइट्स बताए उसमें क्या बताया था कि जो राइट मिलता है ना आपको किसी चीज का, वो पूरे के पूरे ब्लॉक का मिलता है। यानी कि अगर मेरे को X पे काम करना है, सपोज लो कि मैं P1 प्रोसेसर हूँ, ठीक है, तुम P3 प्रोसेसर हो, जस्ट इमेजिन करो मैं P1 हूँ, तुम P3 हो। इंस्ट्रक्शन 1 सीपीयू ने भेजा, सीपीयू कहता है कि P1 पे काम करना है अभी, यानी कि जो P1 का कैश है उसके अंदर ब्लॉक को ले आओ। तो मैं P1 हूँ, मैं अपने कैश के अंदर ले आया ब्लॉक नंबर 16 को। तो जैसे ही मैं ब्लॉक नंबर 16 को अपने कैश के अंदर लेके आया, तो मेरे पास W भी आ गया, मेरे पास X भी आ गया, मेरे पास Y भी आ गया, मेरे पास Z भी आ गया। मैं अपना काम कर रहा हूँ बिंदास होके X पे। तुम P3 हो, तुम भी X पे काम करना चाहते हो। तुम I2 इंस्ट्रक्शन कहता है कि P3 जो है वो X पे काम करेगा। तुम X पे काम करना चाहते हो, लेकिन अभी जो ब्लॉक है X वाला वो मेरे पास है, तो तुम काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें रीड करना होता तो तुम कर सकते थे, पर तुम राइट करना चाह रहे हो। तो जब मैं पहले अपना राइट फिनिश करूंगा तो तुम्हारी बारी आएगी तो राइट करने की। ये सारी जो चीजें वो सीक्वेंशियली चलेंगी, पहले मैंने राइट किया,
फिर तुम राइट करोगे, फिर अगली बारी मेरी आ रही है राइट करने की, फिर तुम्हारी आ रही है। तो तुम फ्री बैठोगे। फ्री बैठे क्यों? क्योंकि जिस चीज पे तुम्हें काम करना था वो मेरे पास है और मैं अभी काम कर रहा हूँ। बाद में वो चीज तुम्हारे पास चली जाएगी और मैं फ्री बैठूंगा, फिर तुम काम कर लोगे। ये होती है ट्रू शेयरिंग। फोर्स शेयरिंग क्या होती है? मैं P1 हूं, तुम P3 हो। सीपीयू के जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उन्होंने कहा कि P1 जो है वो X पे काम करेगा। तो मैंने ब्लॉक नंबर 16 अपने कैश में रख लिया, W भी आ गया, X भी आ गया, Y भी आ गया, Z भी आ गया मेरे पास। मैं X पे बिंदास अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पास काम था Y पे करना था तुम्हें। अब तुम Y लेना चाहते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं X पे काम कर रहा हूँ तो X, Y, Z और W ये चारों मेरे ही पास है। मेरे पास राइट्स हैं इनके। मैं तुम्हें खाली Y नहीं दे सकता, या तो मेरे को तुम्हें पूरा ब्लॉक देना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा ब्लॉक दे दिया तो मैं X पे काम कैसे करूंगा? तो इस वक्त तुम्हें फ्री बैठना पड़ेगा जबरदस्ती। Y फ्री है, X पे काम हो रहा है, Y फ्री है, लेकिन Y बंधा हुआ है इस चीज के साथ। वो X और Y के बीच ना फ्रेंडशिप है, वो टूटेगी नहीं। X मेरे पास है तो Y भी मेरे पास ही रहना चाह रहा है, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगली टर्न में जब Y तुम्हारे पास जाएगा तो X अपनी फ्रेंडशिप निभाएगा। X बोलेगा कि यार मैं Y के साथ हूं, तो मैं Y के साथ ही रहूंगा। अब तुम अपना Y पे काम करोगे, फिर अगली टर्न क्या होगी? X मेरे पास आएगा, मैं X पे काम करूंगा, Y मेरे साथ में खड़ा होगा। नेक्स्ट टर्न में क्या होगा? Y तुम्हारे पास आएगा, तुम Y पे काम करोगे और X तुम्हारे साथ खड़ा होगा। समझ आया? आई होप अब क्लियर हो चुका होगा। एक टाइम पे एक ही ब्लॉक पे नहीं, एक ही मतलब कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर एक ब्लॉक पे काम कर सकता है। इसका कहने का मतलब यही है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर एक ब्लॉक पे काम कर सकता है। एक्स की वैल्यू तो ट्रू शेयरिंग और फॉल्स शेयरिंग दोनों में अपडेट होगी, जैसे जैसे उसकी टर्न आएगी एक्स की वैल्यू अपडेट करने में। जो ट्रू शेयरिंग है उसमें पहले एक्स की वैल्यू, जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस ये दे रखे हैं, ये जो हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, कि पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि P1 काम करेगा, इंस्ट्रक्शन 2 कह रहा है 3 वाला काम करेगा, इंस्ट्रक्शन 3 कह रहा है P1 काम करेगा, इंस्ट्रक्शन 4 कह रहा है कि प्रोसेसर नंबर 3 काम करेगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू 4 बार अपडेट होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास सेम ही है, लेकिन हमें क्या करना था कि P3 जो है वो Y पे काम कर रहा है। सॉरी, इंस्ट्रक्शन सेम नहीं है, इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 बार अपडेट हो गई, क्योंकि x की वैल्यू अपडेट करने वाला सिर्फ P1 है। दोनों केस कंडीशन तो सेम है ना, का मतलब क्या हुआ? थोड़ा एक्सप्लेन करना। प्रत्येक इज राइट। जो सेकंड फुल शेयरिंग है उसमें x पे 2 बार काम होगा, y पे भी 2 बार काम होगा। जो ट्रू शेयरिंग थी उसमें x पे 4 बार काम हो रहा है। जैसे x इक्वल्स टू 1 है इन P1, ठीक है, देन P3 में I1 से x की वैल्यू आई है वो यूज होगी एग्जैक्टली exactly। जो इंस्ट्रक्शन 1 में x की वैल्यू मान लो 1 थी, जो P1 में पड़ी थी, ठीक है, स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 थी, P1 ने क्या किया, x की वैल्यू 1 कर दी। तो जब P3 काम करेगा तो उसके पास x की वैल्यू 1 आएगी, वो x की वैल्यू 1 को 5 कर सकता है। फिर जो x की वैल्यू 5 है वो वापस P1 के पास जाएगी, तो P1 कुछ चेंजेस कर सकता है। हाँ एग्जैक्टली, पलक इज राइट, कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं जो एक सिंगल ब्लॉक पे काम करना चाह रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसर जो एक ही एग्जैक्टली B16 पे काम करना चाह रहे हैं, या फिर B24 पे, या फिर B512 पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ही ब्लॉक पे काम करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त एक ही प्रोसेसर काम करेगा, बाकी सारे फ्री बैठेंगे। क्लास भाई ओवर हो चुकी है आज बहुत ज्यादा खींच के, जबकि मुझे पढ़ाना आज कम था। जिससे जाना है वो जा सकता है, मैं बस अब समराइज कर रहा हूँ पूरी क्लास को। देखो सबसे पहले हमने देखा था कि डायरेक्टरी बेस्ड क्या होता है।
और स्नूपिंग और डायरेक्टरी बेस में फर्क क्या होता है? स्नूपिंग जो होता है वो स्केलेबल नहीं होता, डायरेक्टरी बेस स्केलेबल होता है। हम डायरेक्टरी बेस लाइक क्यों थे? क्योंकि स्नूपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। हम आजकल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से काम करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर 64 प्रोसेसर्स एक बार में रखते हैं, तो उसमें हमारे पास कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है, हमें स्पेसिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, डायरेक्टरी बेस में क्या है कि हमें बिट्स एक्स्ट्रा स्टोर करने पड़ रहे थे, उसकी प्रॉब्लम हमने ग्रुपिंग क्लस्टरिंग करके सोल्व कर दी थी। डायरेक्टरी बेस कैसे काम करता है? स्नूपिंग बेस में एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है सभी प्रोसेसर के पास जाता है, डायरेक्टरी बेस में जिसके पास जाना चाहिए सिर्फ उसी के पास जाता है। फिर हमने पढ़ा कि लोकल नोड क्या होती है, होम नोड क्या होती है, रिमोट नोड क्या होती है। फिर हमने उन बिट्स पे खेला था, थोड़ा देखा था कि P1 P2 P3 से P6 तक की जो बिट्स होती है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर किसी प्रोसेसर के पास कोई पर्टिकुलर डेटा पड़ा है तो वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, नहीं पड़ा तो 0 से होगा। एक्सक्लूसिव के बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की है कि कब क्या होता है। शेयर्ड भी हो सकता है, अनशेयर्ड भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, SUE कुछ भी हो सकता है। ओनर किसको बोलते हैं किसी ब्लॉक का? जिसके पास ई बिट है। फिर हमने पढ़ा कि जो हिट मिस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रीड हिट, रीड मिस, राइट हिट और राइट मिस। चारों क्या होते हैं हमने ये देखा। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग देखी थी, हाइब्रिड मॉडल समझा था कि हम स्नूपिंग और डायरेक्टरी बेस्ड एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने शेयरिंग देखी, ट्रू शेयरिंग और फॉल्स शेयरिंग क्या होती है। आज का डिस्कशन हमारा यही चला। फिर हमने ये भी देखे थे कि जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर के पास जा रहे हैं वो क्या है, RDX, रीड एक्स, राइट वाई, राइट जेड विद अपग्रेड परमिशंस। नहीं यार, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे को पता है कल मेरे गले की बैंड बजने वाली है, कल सुबह भी क्लास है, कल शाम को भी है तुम्हारी। चलो, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो अभी पूछ सकते हो। हाँ यार करेंगे, कुछ तो करेंगे, गर्म पानी भी पियेंगे। WRY में E की वैल्यू क्या होगी? WRY में E को हम E लिखेंगे, SUE में से अगर हमें चूज करना है तो हम E लिखेंगे, क्योंकि वो तो किसी के पास भी नहीं है ना। ये देखो, ये केस बना तो रखा है यहाँ पे, ये केस है इसका, ये केस है इसका, और ये वाला केस है इसका। इसमें जो है ये U भी हो सकता है, U के साथ साथ S भी हो सकता है। वैसे क्या पता है साथ में दो दो तीन तीन प्रोसेसर एक साथ रीड की रिक्वेस्ट भेज रहे हो। हाँ, डिफरेंट केसेस पॉसिबल। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। बाय गाइज।